नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, हार मैं इसलिए कह रहा हूं और बाकी लोग भी हार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले लगातार दावे कर रहे थे कि यूपी में तो 80 सीटें लिख लीजिए। ये 400 सीट कहां से आ रही है? हम लोग अगर कैलकुलेट करते तो 400 का आंकड़ा तो बहुत दूर दिखता है। 80 तो यूपी से ही है। जो और भारतीय जनता पार्टी के करीबी लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति ये थी कि वो भी कह रहे थे कि 60 से कम तो किसी हालत में नहीं आएगी। कह रहे हैं 80 सीटों पर इस बार समाजवादी पार्टी नजर आएगी। खाता न खुली भाई, हम जिला गिनवाई उन बता दें कौन जिला जीती है। एग्जिट पोल आए, वहां भी कोई 65-70 से कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को देने को तैयार नहीं था। ऐसे में न केवल उसके सिर्फ 33 सीटें आई, बल्कि वो सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे नंबर पे चली गई। नंबर 1 पे आ गई समाजवादी पार्टी, जिसको अभी उसने विधानसभा में बुरी तरह से हराया था। बुरी तरह से तो नहीं, विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें पहले से कम हुई थी, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल जीत थी उनकी। पूरा बहुमत आ गया था, किसी के साथ किसी गठबंधन की जरूरत नहीं थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार थी कि हम तो यहां से 75-80 सीटें जीतने जा रहे हैं। साथ में जयंत चौधरी उनके साथ आ गए, उनको 2 सीटें दी गई और यह माना गया कि जाट वोट उनके चलते आ जाएंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शानदार जीत होगी एक बार फिर। यहां मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया था, लेकिन इस चुनाव में जो उसकी सीटें हैं लगभग आधी रह गई। पिछली बार जो उसका प्रदर्शन था उसकी तुलना में आधी रह गई। और हारने वाली सीटों में अमेठी की सीट है, अयोध्या की सीट है, मोदी साहब का अपना जो मार्जिन था वो सिर्फ 1.5 लाख रह गया। गोरखपुर जो आदित्यनाथ की सीट है वहां भी मार्जिन काफी घट गया, 1 लाख 1.25 लाख के आसपास वहां मार्जिन रह गया। देवरिया जैसी सीट पे 30,000 के आसपास मार्जिन रह गया। यानी उत्तर प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत कम हुआ है। जाहिर है इसके लिए योगी आदित्यनाथ को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। और अभी यह सब चल ही रहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच सिर फुटौल की खबरें सामने आने लगी। और यह सिर फुटौल भी किसी पार्टी मीटिंग में नहीं हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। बयान जारी किए जा रहे हैं, लगातार ये सारा कुछ चल रहा है। और इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जहां संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच ये जुबानी संघर्ष चल रहा है। संजीव बालियान के बारे में आप जानते हैं, मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था उसके बाद वो अचानक से प्रकाश में आए थे, एमपी बने थे, एमपी बनने के बाद मिनिस्टर बने थे, बहुत दबदबे वाले सांसद माने जाते हैं। और उसी इलाके में संगीत सोम भी हैं, उनका भी जो परिचय है वो वैसा ही है सब कुछ, और वो वहां पर विधायक हैं। अब संगीत सोम की जो विधानसभा है वो पड़ती है संजीव बालियान की लोकसभा के अंदर। और जब ये लोकसभा चुनाव शुरू ही हुए थे तभी संगीत सोम ने यह आरोप लगाया था कि संजीव बालियान के अंदर बहुत अहंकार है, उन्होंने विकास का कोई काम नहीं कराया है। ये सारी बातें उन्होंने पब्लिकली कही थी। हालांकि ये जो अहंकार का मामला है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और अहंकार का रिश्ता बहुत करीबी है। इनके लोगों को जितनी जल्दी अहंकार आता है, अहंकार में कांग्रेसी भी कोई कम नहीं है, लेकिन इनके लोगों को जितनी जल्दी और जितना ज्यादा अहंकार आता है उतना किसी और को देखना थोड़ा मुश्किल है। आपको स्मृति ईरानी की याद आ रही होगी, याद होगा आपको कि संसद के अंदर और बाहर कितनी बदतमीजी से वो बात करती रही हैं। कांग्रेस माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो वगैरह वगैरह वाले जो उनके वीडियो हैं वो लगातार वायरल होते रहे। खैर, हम बात कर रहे हैं अभी संजीव बालियान और संगीत सोम की। तो संजीव बालियान ने यह आरोप लगाया कि संगीत सोम ने उनको हराने के लिए काम किया। संगीत सोम ने पलट के जवाब दिया कि हमारी विधानसभा में तो हमने आपको जिताने के लिए काम किया, लेकिन आपने कोई विकास का काम कराया ही नहीं था, तो आप जीतते कैसे। और अभी यह सब चल ही रहा था कि एक पत्र वायरल होने लगा, एक लेटर वायरल होने लगा जो संगीत सोम के लेटर हेड पर था। यह कहा गया कि यह संगीत सोम का ओरिजिनल लेटर हेड है। और उस पर जो आरोप लगाया गया उसमें संजीव बालियान के ऊपर भ्रष्टाचार के जबरदस्त आरोप लगे हैं, बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदना, ये करना, वो करना, मतलब ये जो आरोप हैं वो लाखों के नहीं करोड़ों और अरबों के आरोप हैं जो उस लेटर में जारी हुए हैं। अब जब यह लेटर वायरल हो गया तब संगीत सोम ने कहा कि किसी ने मेरा
फर्जी लेटर हेड बनाया है, ये मेरा लेटर हेड नहीं है, ये मैंने नहीं लिखा है। अब मामला थाने पुलिस का हो गया है, कोर्ट पहुंचा है और कोर्ट पहुंचने के बाद जब ये कोर्ट पहुंचेगा, जब कोर्ट में बहस होगी या फिर देखा जाएगा, जांच होगी, तभी पता चलेगा कि यह संगीत सोम का लेटर है या फिर किसी ने फर्जी काम किया है। यह भी हो सकता है कि लेटर गुस्से में जारी हो गया हो और उसके बाद जब पार्टी से दबाव पड़ा हो तो वो कह रहे हो कि यह फर्जी है। लेकिन इसमें जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर आरोप है। मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया में जमीन और प्रॉपर्टी खरीदने के आरोप हैं, तो सरकार को एक बार यह भी जांच करना चाहिए कि क्या वाकई ऑस्ट्रेलिया में जमीन वगैरह खरीदी गई है, क्या वाकई संजीव बालियान इस सारे करप्शन में लिप्त हैं। अब देखिए, जब जीत होती है ना तो सब छुप जाता है। अभी 70-72 सीटें छोड़िए, 60-65 सीटें भी आ गई होती तो यह सारा कुछ सामने नहीं आता। लेकिन जब हार होती है तो बहुत सारी चीजें सामने निकलने लगती हैं और खास तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो एक समय में बीजेपी का गढ़ बनने लगा था। खास तौर पे मुजफ्फरपुर दंगों के बाद आपने देखा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का और जाटों का ध्रुवीकरण हुआ था, दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी थी और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनने लगा था। यह हमेशा ही होता है, एक बड़ा दंगा होता है और उसके बाद जो ध्रुवीकरण होता है उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। ये पुरानी टैक्टिस है, हम जानते हैं। जितना जहां जाना चाहें, चाहे आप उड़ीसा के कंधमाल को देख लें या बाकी इलाकों को देख लें, यहां तक कि मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट को भी देख लें, तो सब दंगा पॉलिटिक्स की उपज है जो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। खैर, तो ये जो इलाका था, ये ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम जाट और हिंदू जाट मिलजुल के यहां पर रहते रहे हैं। लेकिन इन दंगों के बाद उन इलाकों में तनाव बहुत बढ़ा था और संजीव बालियान, संगीत सोम जैसे लोग बड़ी आसानी से चुनाव जीत के सामने आते रहे। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता रहा, सीटें उनकी झोली में बरसती रही। लेकिन किसान आंदोलन के बाद यह सारा का सारा जो मामला है वो पलटता हुआ नजर आया है और वो इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुत साफ साफ दिखाई दिया है और इनके नतीजों का जो असर है वो बहुत जगह दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने नतीजों के तुरंत बाद ऐसे ट्वीट करने शुरू किए, ऐसे आदेश जारी करने शुरू किए जैसे लगा बस अब नौकरियां निकलने वाली हैं, नौकरियां बरसने वाली हैं, पेपर लीक का जो मामला है वो खत्म होने वाला है। ऐसा लग रहा था कि अचानक वो फिर से पूरे प्रशासन को कसने में लग गए हैं। एक उनका ट्वीट आया कि जो सरकारी नंबर जारी किए गए हैं थानों के और बाकी सबके, वो लोग फोन उठाएंगे, बात करेंगे। यूपी की सच्चाई ये है कि किसी थाने के सरकारी नंबर पे फोन करके देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। किसी अधिकारी के सरकारी नंबर पे फोन करके देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन इसमें भी खेल हो गया। खेल यह हुआ कि एक लेटर वायरल हो गया सोशल मीडिया पर। वो लेटर यह था कि पुलिस में भी सब इंस्पेक्टर लेवल पर अग्निवीर टाइप की स्कीम जारी करने जा रहे हैं ये लोग पुलिस में भी सब इंस्पेक्टर 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए संविदा पर, ठेके पर भर्ती करेंगे। ये लेटर जारी हुआ और ये लेटर हो गया वायरल। अखिलेश यादव जी ने चुनाव के समय में ही यह कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो जो अग्निवीर आर्मी में लागू है वही अग्निवीर पुलिस में भी लागू करने की कोशिश करेगी। तो अब मौका मिल गया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को। उन्होंने इस लेटर को वायरल कराया और वायरल करने के साथ साथ लिखा कि देखिए, हमने पहले ही कहा था कि यह सरकार अब पुलिस में भी अग्निवीर जारी करने जा रही है, पुलिस में भी ठेके की भर्ती करने जा रही है। पुलिस के ऊपर आप जानते हैं पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है और अगर पुलिस में ही परमानेंट नौकरी नहीं होगी तो पुलिस कैसे काम करेगी, ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब जो ही ये लेटर वायरल हुआ, थू-थू होनी शुरू हुई, लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए। त्यों ही पुलिस हेडक्वार्टर से एक ट्वीट आता है, एक घोषणा होती है कि यह गलती से जारी हो गया था, त्रुटिवश जारी हो गया था। अब भाई, जब इसकी टाइपिंग हो रही थी तब कोई त्रुटि नहीं हुई, जब इस पर सीनियर मोस्ट ऑफिसर ने साइन किया तब कोई त्रुटि नहीं हुई, जब वायरल हो गया उसके बाद आपको याद आया कि त्रुटि हो गई है। देखिए, सरकारी सिस्टम में लेटर ऐसे नहीं जारी होते हैं। बिल्कुल एलडीसी के लेवल पे लेटर ड्राफ्ट होते हैं, वहां से उसके ऊपर जो होता है उसको चेक करता है, उसके ऊपर चेक करता है, 4-5 स्टेज पर फिल्टर और चेक होने के बाद ये फाइनली सीनियर मोस्ट ऑफिसर के पास पहुंचते हैं। और ये तो किसी की छुट्टी की चिट्ठी नहीं थी, ये पॉलिसी डिसीजन था। तो ये हो ही नहीं सकता कि ऐसे ही जारी हो गया हो। संभावना ये है कि जब उनको लगा कि इससे नुकसान हो सकता है तब
इस लेटर को कह दिया गया कि वो त्रुटिवश जारी हो गया है और संभव है कि अब कुछ दिनों तक पुलिस में कम से कम सब इंस्पेक्टर लेवल पर इस तरह की बात नहीं की जाएगी। वैसे तो पूरे अग्निवीर स्कीम को लेकर तमाशा मचा हुआ है, जेडीयू ने, नीतीश कुमार की पार्टी ने सवाल उठाया है और लोगों ने सवाल उठाया। आप जानते हैं पूरे चुनाव में राहुल गांधी ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और अब बात यह चल रही है कि 3-4 साल की जगह इसको 7-8 साल किया जा सकता है, कुछ और सुविधाएं दी जा सकती हैं। लेकिन ये जो अग्निवीर सिस्टम है, ये जो ठेके का सिस्टम है, ये सरकारी नौकरी में ऐसे घुस गया है कि अब भी यूपी गवर्नमेंट की एक योजना जिसकी बात सामने आ रही है, जिसमें यह है कि अब ठेके पर भर्ती होगी, हर 6 महीने में समीक्षा होगी और उसके आधार पर नौकरी बढ़ाई जाएगी। अब यह समीक्षा क्या होती है इसको भी समझिए। बाहर से देखने पे लगता है कि समीक्षा होगी यानी जो योग्य आदमी रहेगा वो रहेगा, बाकी को हटा दिया जाएगा। पहली बात तो ये कि जिसके सिर पर हमेशा ये तलवार लटकी रहेगी कि कल नौकरी चली जाएगी, वो काम क्या खाक करेगा। दूसरी बात यह कि जो अफसर की अपने चमचागिरी करेगा उसकी नौकरी बची रहेगी। जो जरा भी सवाल उठा देगा, अगर मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में कुछ गलत हो रहा है और उसने इसको रोकने की कोशिश की तो उसको तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तीसरी बात कि ठेके की नौकरी में रिजर्वेशन का सवाल ही नहीं उठता है तो आरक्षण नहीं होगा। तो पूरा का पूरा सिस्टम, इनकी इच्छा तो यही है कि एक भी सरकारी कर्मचारी जो हो वो परमानेंट ना हो, 6-6 महीने की नौकरी लोगों को देते रहिए और ये झुंझुना बजाते हुए लोग खुश रहेंगे कि चलो नौकरी तो है। देखिए जो बेरोजगार होता है उसको तो जो मिलता है वो करता है, तो बेचारा जाएगा 6 महीने की करेगा, लेकिन 6 महीने बाद जब फिर सड़क पे आ जाएगा उसके बाद क्या करेगा ये कोई नहीं जानता। तो ये नौकरी नहीं दे सकते हैं, चाहे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी वाली हो, चाहे राज्य में आदित्यनाथ की सरकार हो। एक बात तो कंफर्म है कि ये नौकरी नहीं दे सकते हैं, इनके बस की बात नहीं है नौकरी देना। इसीलिए कभी ठेके की बात होती है, कभी कोई और बात होती है, कभी कोई और बात होती है। और मानसिक स्तर कहां पहुंच चुका है फ्रस्ट्रेशन का, इसका अंदाजा इससे लगाइए कि अयोध्या में एक दलित अवधेश प्रसाद जी के चुनाव जीतने के बाद पूरे देश में और प्रदेश में जो इनके लोग हैं उन्होंने गंदगी मचा रखी है। वीडियो बना के, ट्विटर पर लिखकर, फेसबुक पर लिखकर लगातार अयोध्या वासियों को गाली दी जा रही है। कोई कह रहा है कि अयोध्या जाइए तो अपने खाने पीने का सामान लेके जाइए। अरे भाई, अयोध्या वालों ने आपको बुलाया नहीं है। अयोध्या में बरसों से राम है, आप राम को लेके नहीं गए थे। इस पर देश में वोट ले लीजिए, अयोध्या में वोट नहीं मिलेगा। अयोध्या में राम हजारों बरस से हैं, वहां की आस्था से जुड़े हुए हैं, सैकड़ों मंदिर हैं जहां लोग पूजा करते हैं। आपने गुजरातियों को सारा बिजनेस वहां का सौंपा, आपने वहां के लोगों को उजाड़ दिया, उनके घर तोड़ दिए जिससे नाराज थे लोग। और आपका लेवल अब ये हो गया है कि ये वीडियो देखिए आप, इसमें कोई महंत टाइप का आदमी है। महंत तो बिल्कुल नहीं है, जो साधु महंत होते हैं वो इस तरह की बात नहीं करते हैं। हाँ, वैसी वेशभूषा पहना हुआ कोई ठग है जो सुनिए क्या कह रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि इतने बुजुर्ग हैं वो कि 1 ही 2 महीने के मेहमान हैं। तो एक तो विधायक थे, वो सीट जो छोड़े हैं वो भाजपा जीत लेगी चुनाव होगा तो, और 1-2 महीने के बाद में जैसे ही ये मरेंगे अवधेश प्रसाद, फिर जब चुनाव होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी लगभग 5 लाख वोटों से यहां जीतेगी। अब सोचिए, ये कल्पना कर रहा है कि अवधेश प्रसाद जी की उम्र बहुत है तो वो कुछ दिनों में मर जाएंगे। मतलब किसी के मरने की कामना करने वाला सिर्फ और सिर्फ पिशाच होता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बड़ी उम्र के लोगों की कोई कमी नहीं है। आपके प्रधानमंत्री महोदय भी 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके किसी राजनीतिक विरोधी ने कभी इस तरह की बात की? ये बताता है कि इनकी कुंठा का लेवल क्या है। न ये हिंदू हैं, न इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये शुद्ध धंधेबाज लोग हैं जो नीचता की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं, और नीचता की पराकाष्ठाएं उत्तर प्रदेश में रोज पार की जा रही हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी कल एक केस आया गाजियाबाद का, जहां एक महिला को गिरफ्तार किया गया जो घटिया वीडियोस बनाती थी, नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर घटिया वीडियोस बनाती थी। अब जब उसको गिरफ्तार किया गया तो जो भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी अखबार हैं उन्होंने लिखना शुरू किया कि कुंवारी बेगम नामक महिला को गिरफ्तार किया गया है, जबकि असल में उसका नाम है शिखा मैत्रेय। और ये नई बात नहीं है कि किस तरह से तमाम हिंदू लोग जो हैं वो इस तरह के नाम रख के घटिया हरकतें करते हैं। इसके पहले आगरा के एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मुस्लिम बन के नफरत फैला रहा था। पता चला कि वो हिंदू है, अभी वो भी जेल में है, शिखा मैत्रेय भी जेल में है। और आज की आखिरी बात मैं कर रहा हूं अमेठी को लेकर।
अमेठी की हार का सदमा इस तरह से लगा है कि अब ये लोग नया बवाल फैला रहे हैं कि किशोरीलाल शर्मा जी के फॉर्म में कुछ दिक्कत थी, उनका जो फॉर्म था उसमें कुछ दिक्कत थी। 2024 की जगह उन्होंने 2018 लिख दिया है और इसलिए उनका चुनाव कैंसिल होने जा रहा है। अगर आप लोगों ने चुनाव की पूरी जो सिस्टम है चुनाव का वो देखा जाना पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि फॉर्म चेक करने की जो जिम्मेदारी होती है वो वहां के आरओ की होती है, जो आईएएस होते हैं, जो डीएम होते हैं। अगर उनके फॉर्म में गलती थी और उसको नहीं पकड़ा गया तो यह जिम्मेदारी डीएम की होगी और सबसे पहले डीएम की नौकरी जाएगी, उनके खिलाफ जांच होगी, फिर किशोरीलाल शर्मा जी का कुछ होगा। जो ये खबरें चला रहे हैं बहुत खुश हो रहे हैं, उन्हें बाकी सब तो छोड़िए, मैं इतना बता दूं कि अगर मान लीजिए ये बहाना बनाकर किशोरीलाल जी का पर्चा निरस्त कर भी दिया जाता है, हालांकि चुनाव जीतने के बाद ये मामला कोर्ट में जाएगा, लंबा चलेगा, इतनी जल्दी खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन मान लीजिए थोड़े देर के लिए उनको ही खुश हो जाने दीजिए कि किशोरीलाल शर्मा जी का पर्चा खारिज हो जाएगा, पर्चा तो क्या चुनाव खारिज हो जाएगा और अमेठी में दूसरा चुनाव होगा। अगर ऐसा होता है तो लिख के मुझसे ले लीजिए, अभी तो स्मृति ईरानी सिर्फ 1,60,000 वोट से हारी हैं। अगर अगली बार चुनाव हुआ 6 महीने के अंदर तो वो 3 लाख से कम वोट से हारने वाली नहीं है। कारण मैं बहुत बता दूं आपको, एक तो यह भी संभव है कि किशोरीलाल शर्मा की जगह उनको प्रियंका गांधी का मुकाबला करना पड़े और अगर नहीं भी करना पड़े तो किशोरीलाल शर्मा जो हैं वहां पर जो सहानुभूति लहर उनके लिए पैदा होगी और जिस तरह से पार्टियां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी सारी ताकत किशोरीलाल शर्मा जी के लिए लगा देंगी, स्मृति ईरानी को ऐसी हार मिलेगी कि दोबारा वो अमेठी में आने की हिम्मत नहीं करेंगी। ये सब बातें मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन एक चीज को लेकर तिल का ताड़ बनाकर जिस तरह से तमाशा किया जा रहा है, कल जी न्यूज पे खबर चली और जगहों पे खबर चली, उनको देख के समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश की हार ने कितना फ्रस्ट्रेट कर दिया है इनको। अब ये फ्रस्ट्रेशन कहां तक जाएगा, इस फ्रस्ट्रेशन के परिणाम क्या होंगे, क्योंकि देखा यही गया है कि फ्रस्ट्रेशन में और बड़ी गलतियां करता है आदमी। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का सिस्टम यूपी में बनाया है, जितना अपराध वहां हो रहा है, जिस तरह की चीजें लगातार हो रही हैं, उनको अगर वो संभाल पाए तो ठीक, वरना अगले विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर उनको लखनऊ का घर छोड़कर, जिसपे गंगा जल वगैरह छिड़कवा के वो घुसे थे, उसको छोड़कर उनको अपने मठ में दोबारा जाना होगा और ये भी संभव है कि मठ की जगह उनको लखनऊ में ही शायद कहीं और जाना पड़े। उनके दौर में जो जो हुआ है यूपी में, अगर उनकी कानूनी जांच हुई, मुकदमे चले और मामला कोर्ट में गया तो हो सकता है कि मठ में भी शांति से रहने को ना मिले। आज के लिए इतना ही। यूपी को लेकर, बाकी प्रदेशों को लेकर लगातार हम बातें करते रहते हैं, बातें हम करते रहेंगे। अगर आपको लगता है ये बातें ज़रूरी हैं तो इनको दूर तक पहुंचाइए। हमारी मदद करना चाहें तो सुपर थैंक्स दे सकते हैं, हमारी मेंबरशिप जो 3 रुपए रोज़ से भी कम की है वो ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसलिए कहते हैं कि आप ही हमारी ताकत हैं और जब सिर्फ और सिर्फ आप हमारी ताकत होंगे तभी हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर सच कह सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।